आदर करने जा रहे हैं। मेजर जनरल राजीव नारायणन, मैं इनको पिछले 2 वर्षों से हफ्ते के अंदर 3 दिन 4 दिन तो सुनता ही, और इनके जैसा स्पष्ट विचार वाला विद्वान व्यक्ति भारतवर्ष के अंदर मुझे बहुत कम सुनने में मिला। भारतीय संस्कृति संसद और भारतीय विद्या मंदिर का सौभाग्य है कि हम इनसे कुछ समय ले पाए, और आगे भी हमारा आग्रह रहेगा कि हम पुनः पुनः इनसे मुखातिब हों और इनसे अपनी जिज्ञासाएं बार बार पूछें। हमारे मन में बहुत सी जो आशंकाएं हैं, दुविधाएं हैं, बहुत से प्रश्न हैं, इनके उत्तर जनरल साहब से हमको मिल सकते हैं। मैं तो इनका फैन हूं ही, लेकिन हमारे यहाँ पर और भी बहुत से लोग इनके बहुत प्रशंसक हैं, और मैं आगे का कार्यक्रम करने के लिए श्री प्रियंकर जी पालीवाल को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मैं बोल दूं उसके बाद। भारतीय विद्या मंदिर एवं भारतीय संस्कृति संसद द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस व्याख्यान श्रृंखला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से हमारे आज के विशिष्ट अतिथि या कहें अतिथि वक्ता मेजर जनरल राजीव नारायणन साहब का, जिन्होंने संस्था के अध्यक्ष के अनुरोध को स्वीकार करते हुए आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर व्याख्यान देना स्वीकार किया, और आज वे हमारे साथ ऑनलाइन हैं, एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए, जिसके बारे में चिंता तो हम सब करते हैं लेकिन हमारी जानकारी बहुत कम है, और उसके बारे में जानने के जो स्रोत हैं हमारे पास वो भी बहुत कम हैं। इससे पहले कि मैं मेजर जनरल सेवानिवृत्त राजीव नारायणन साहब से अनुरोध करूं व्याख्यान देने के लिए, मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय आपके सामने रखना चाहूंगा ताकि आप जान सकें कि हमने कितने विशिष्ट वक्ता को आज के इस ऑनलाइन व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया है। सुपरिचित प्रतिरक्षा एवं रणनीति विशेषज्ञ मेजर जनरल राजीव नारायणन साहब ने 1978 में भारतीय सेना कमीशन्ड अफसर के रूप में ज्वाइन की, और 37 वर्ष की गौरवशाली सेवा के बाद वे 2016 में सेवानिवृत्त हुए। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज
वेलिंगटन और डिफेंस सर्विस कमांड एंड स्टाफ कॉलेज मीरपुर ढाका में उनका प्रशिक्षण हुआ और वे भारत की सबसे पुरानी कैवलरी यूनिट 16th लाइट कैवलरी, फर्स्ट आर्म्ड ब्रिगेड और सेकंड माउंटेन डिवीजन के कमांडर रहे। कमांड किया उन्होंने इन यूनिट्स को, और वे मैकेनाइज्ड और माउंटेन वॉरफेयर के विशेषज्ञ के रूप में देश में ही नहीं बाहर भी उनकी ख्याति है। और भारत की पश्चिमी और उत्तरी दोनों सीमाओं पर उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण सैन्य अभियान चलाए हैं, काम किया है, और भारतीय सेना के अत्यंत बुद्धिमान और विचारशील सेना नायकों में उनकी गिनती होती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, भू राजनीति, इस क्षेत्र में पिछले 2 दशकों से भी अधिक समय से वे अध्ययन और अध्यापन और शोध में जुटे हैं, और इसमें उनकी एक विशेषज्ञता है जिसका भरपूर उपयोग आज हम करेंगे, हमें मिलेगा उनके विचारों में वो सब हासिल जो उन्होंने अपने अध्ययन से किया है। और चीन के मामले में कि वो भारत के सबसे महत्वपूर्ण विशेषज्ञ हैं। 9/11 के बाद जब बहुत ही उथल पुथल का समय था, तो 2003 से 2007 तक वे भारतीय दूतावास दुशांबे, ताजिकिस्तान में डिफेंस अताशे रहे। मिलिट्री ऑपरेशंस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल के पद से वो सेवानिवृत्त हुए, और वे चीन, दक्षिण मध्य एशिया, इंडो पैसिफिक रीजन और फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर तथा रीजनल मल्टीलैटरिज्म, इन सब विषयों के ख्यातनाम विशेषज्ञ हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं और जर्नल्स में उनके लेख रणनीति से संबंधित प्रकाशित होते रहे हैं, और फिलहाल वे आईआईटी मद्रास में प्रोफेसर इन प्रैक्टिस के पद पर काम कर रहे हैं, और भारतीय सेना की पुनर्रचना, उसकी रीस्ट्रक्चरिंग के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसमें वो अन्य वैज्ञानिकों और विद्वानों के साथ मिलकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य में लगे हुए हैं। तो मैं संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर विठलदास जी मुंदड़ा की ओर से और आप सबकी ओर से मेजर जनरल नारायणन साहब का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और उनसे अनुरोध करता हूं कि आज का जो हमारा विषय है, नई बनती विश्व व्यवस्था में भारत के लिए नए भू आर्थिक अवसर, द इमर्जिंग जियो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर भारत इन द इवॉल्विंग ग्लोबल ऑर्डर. Now over to Narayanan sir. Thank you, sir. I hope I am clear. Am I audible? Am I audible? Okay, I take it I'm audible. At the outset, my thanks, humble pranams to Mundra ji, my thanks to Paliwal ji, and all the organizers for giving me this opportunity and platform to express my views. आगे के विचार में हिंदी में रखूंगा ताकि सबको समझ में आ जाए। अंग्रेजी के शब्द अगर इस्तेमाल करने पड़े तो बीच बीच में इस्तेमाल कर लिया करूंगा। तो शुरुआत में अपना पृष्ठभूमि रखता हूं, जिससे मैं आगे बताऊंगा कि ये क्या व्यवस्था है और उसके कारण हमें क्या
भौगोलिक अर्थव्यवस्था का अवसर मिलता है भारत को। तो सबसे पहले यह है कि भूमंडलीकरण के कारण परस्पर निर्भरता हुआ है। उसके कारण यह हुआ है कि वैश्विक भू राजनीति, रणनीति और भू अर्थव्यवस्था आपस में इनका गहरा गठजोड़ बन गया है। क्यों कहता हूं? क्योंकि ऊर्जा हो या खनिज हो या खाद्य हो या कृषि या वाणिज्य के कई पदार्थ किसी एक देश के पास नहीं है। इसीलिए मैं उसे उस किसी देश को सार्वभौम नहीं मानता। सार्वभौम मतलब सॉवरेन। आज वो सॉवरेनिटी नामक चीज नहीं है, इंटरडिपेंडेंसी है। तो उस कारण ये होता है कि जहां से आपको ये पदार्थ आ रहे हैं, उस देश की अगर नीतियां या उनके नियमों में बदलाव आता है तो आपके आर्थिक व्यवस्था में असर करता है। अच्छा, अब राजस्व अभी जो रहा है वो ग्लोबल नॉर्थ का रहा है, मतलब वैश्विक उत्तरी देश, जिसको डेवलप्ड नेशन कहते हैं, वो अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड कहते हैं। और ये जितने पदार्थ मैंने गिनाए हैं काफी हद तक ग्लोबल साउथ, थर्ड वर्ल्ड या वैश्विक दक्षिणी देशों से आते हैं। तो इस ताकि इन देशों के नियमों और नीतियों में बदलाव उनके विपरीत ना हो, अभी तक ये जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रेजीम चेंज, कि उनकी राजनीति रणनीति ऐसी रही है कि इन देशों में सरकार वो हो जो इनके साथ खड़ा है और इनको मदद करेगा कि जितना भी जैसे भी कहें वैसे करेगा और जितना लूट मार कर सकते कर ले। लेकिन आज क्या हुआ है कि भू राजनीतिक, भू रणनीति और आर्थिक व्यवस्था तकरीबन पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बीच के अंतराल के समय का है। उस समय वैश्विक अर्थ आर्थिक महामंदी हुई थी, बहुत मंदी हो गई थी, जिसे ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। एक दशक चला था, 1929 से 1939 तक। क्यों हुआ था ये एक अमेरिकी अर्थशास्त्री विशेषज्ञ हैं, चार्ल्स किंडलबर्गर। उन्होंने इसका काफी अध्ययन किया था। उनका मानना है कि पहले महायुद्ध के बाद जो यूरोपीय शक्तियां थीं उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। उस वक्त तो आपको पता है एम्पायर्स हुआ करते थे, हम भी कॉलोनी थे अंग्रेजों के। अंग्रेज थे, जर्मन थे, ब्रिटिश थे, इन सब के फ्रेंच थे, इन सब के अपने अपने कॉलोनीज थे। अर्थव्यवस्था चरमरा गई। एक ही देश था जो ये अर्थव्यवस्था को संभाल सकता था, वो था यूएस। लेकिन उन दिनों यूएस और यूरोपीय शक्तियों की बनती नहीं थी। यूएस ने भी अपना मनरो डॉक्ट्रिन निकाल लिया था, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि अमेरिकी जो द्वीपें हैं, नॉर्थ एंड साउथ, और प्रशांत महासागर का इलाका मेरा है, यहां आप नहीं आओगे। और जो अटलांटिक है, जिसको हम अंध महासागर भी कहते हैं, वो इलाका और बाकी इलाके में आप जो करना है कर लो, मेरे इलाके में नहीं आओगे। हालांकि पहले विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस का जब चार्टर बना था, काफी काम अंग्रेजों यूएस ने किया था उसके लिए, लेकिन उनको आने नहीं दिया। और
महामंदी हो गई। इस स्थिति को उस अर्थशास्त्री विशेषज्ञ के नाम से किंडलबर्गर ट्रैप या किंडलबर्गर जाल कहा जाता है। आजकल अर्थशास्त्री विशेषज्ञ इसको किंडलबर्गर ट्रैप बोलते हैं, किंडलबर्गर जाल। अच्छा, आज तकरीबन उसी समान की स्थिति है। यूरोपीय महाशक्तियों की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है फिर से। कोविड को सही तरीके से इस काउंटर नहीं किया था, और यूक्रेन की लड़ाई में पैसे वहां चले जा रहे हैं, अपने अर्थव्यवस्था को सुधार नहीं पा रहे हैं। चीन जो 1990-2000 में उभर के आया था, उसकी अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई है, बिल्कुल चरमरा गई है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी अर्थव्यवस्था दो चीज पे टिका रखी थी। एक था उनका निर्यात, दूसरा था अचल संपत्ति, रियल्टी सेक्टर। आंतरिक खपत आज भी चीन में 1 से 2% है। आपने पंगा ले लिया, यूरोपीय शक्तियों से पंगा ले लिया, यूएस से पंगा ले लिया, उनकी इकोनॉमी चरमरा गई है, वो उतना अब निर्यात नहीं कर पाते हैं, आपकी अंदरूनी खपत है नहीं, तो अब क्या करोगे? और जो आंतरिक खपत थी, वो इस निर्यात के पैसों से लोगों के पास पैसा आता था, निर्यात ही खत्म हो गया, तो सबसे पहला गाज इनका पड़ा था जो इनके अचल संपत्ति है, जैसे जो रियल्टी सेक्टर, वो खत्म हो गया। निर्यात भी तकरीबन 30-40% पे आ गया है। यूएस जो दूसरा, अमेरिका जो दूसरा बड़ा देश है, उसकी एक अर्थव्यवस्था भी ठीक नहीं है। वो सरवाइव कर रहा है केवल दो चीज के कारण, एक पेट्रो डॉलर और दूसरा फॉरेन रिजर्व्स। आज भी दुनिया के देश काफी मात्रा में अपना जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो डॉलर में रखते हैं। कम कर दिया है पहले से, लेकिन अभी भी वही है। यही दो चीज है उसे बचा के रखे हैं, इसीलिए वो डॉलर के नोट छाप सकता है कि आज के तारीख में उसका डेट जीडीपी से बढ़ के ऊपर निकल गया है। किसी देश के लिए ये उसके अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। केवल एक ही देश है आज, जैसे पहले विश्व युद्ध के बाद यूएस था, आज केवल भारत है जो इनको किंडलबर्गर जाल से बचा सकता है। अंतर थोड़ा है पहले से। अमेरिका में तब इंडस्ट्री आ चुके थे जो यूरोपीय शक्तियों के मार्केट में उत्पादन भेज सकते थे। हमने अभी अपना इंडस्ट्री उद्योग बढ़ाना है, काबिलियत है जिसको हम पोटेंशियल कहते हैं, वो है, बढ़ाना। इसीलिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने बार बार कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था भारत पे निर्भर है। ठीक है, अब ये शक्तियां नहीं चाहती कि वो इसी तरह के पिछले किंडलबर्गर ट्रैप में फंसे, वो जाल में फंसे। लेकिन
उनको दो चीज से थोड़ा दिक्कत होता है भारत से। हमारी रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कि अगर मेरे हित में होगा तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, मेरे और मेरे देश के हित में नहीं है मैं नहीं मानूंगा। और दूसरा, आप वैश्विक दक्षिणी देशों की आवाज बन के खड़े हो, उनके साथ खड़े हो, कि पहले जिस तरह से लूटमार होता था मैं ये करने नहीं दूंगा। अब उन्होंने अपना उत्पादन काफी मात्रा में भारत को स्थानांतरण करना तो है, लेकिन इन दो बातों से झिझक रहे हैं कि ये हमारी बात नहीं सुनेंगे। ठीक है, साथ साथ आप लोगों ने गहरे राज्य के बारे में सुना होगा, नहीं तो मेरा वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने गहरे राज्य के बारे में काफी डिटेल में 2-3 वीडियोस में बातचीत की है, उसका व्याख्या किया है। तो मोटे तौर पे उस पे ऊपर क्राउन काउंसिल है, जो यूरोपीय के पुराने रजवाड़े होते थे जो अपनी कॉलोनी चलाते थे, वो राजा महाराजा हैं। उसके नीचे एक और 54 के बाद, 54-56 के बाद अब यूएस आ गया, डोमिनेटिंग पावर ग्लोबल। तो उनके जो खानदानी एमएनसीज थे उनको लेके आए हैं। एक नाम तो सबने सुना होगा, बिल गेट्स, एक जॉर्ज सोरोस। बिल गेट्स नीचे है, बल्कि ऊपर नहीं है, सॉरी। ये अपने मोनसांटो, कार्लाइल, ये सब पुराने इनके खानदानी एमएनसीज हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो उसके अंदर शामिल किया है। उसके नीचे उनके जो एरिस्टोक्रेसी होते हैं तो वो कमेटी बना के बैठते हैं। नीचे आता है गोल मेज, राउंड टेबल, जहां पे ये जॉर्ज सोरोस और ये सारे बैठते हैं। तो ये जॉर्ज सोरोस और इन उसके आदमियों को इस्तेमाल करते थे वैश्विक दक्षिणी देशों में कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहना, उनको संघर्ष में लगाए रखना किसी न किसी चीज पे, ताकि चुपचाप से ये दबाव बना रखे और अपना लूटमार करते रहे। उन्होंने इस्तेमाल किन किन लोगों को किया था? वामपंथी, चीन और कट्टरपंथी इस्लाम, इनको छोड़ रखा था। लेकिन अब जो गहरे राज्य का क्राउन काउंसिल है वो देख रहे हैं कि पासा उल्टा पड़ रहा। चीन ने तो खुल के बोल दिया कि वो तो पूरे जोर शोर से कोशिश कर रहे हैं कि नए जो वैश्विक व्यवस्था होगा वो चीन चलाएगा, ये गहरा राज नहीं चलाएगा। चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जैसे बोलते हैं, उनके चीनी भाषा में उसे त्यांजिया कहते हैं। त्यांजिया मतलब जो भी सूर्य के नीचे है वो सारा कुछ उनका है। साथ ही साथ जो कट्टरपंथी इस्लाम है, अब तो वो वैश्विक उम्मा की बात करते हैं कि इस्लाम को सब तरफ फैलाएंगे। और यूरोपीय देशों में क्या देशों के सड़क में क्या हो रहा है, जहां पे शरिया का दबाव ला रहे हैं और रोजाना कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, लड़ाई चल रही है। तो ये इसको बदलना चाहते हैं। तो अब जॉर्ज सोरोस, वामपंथी चीन और जो कट्टरपंथी इस्लाम है, उनको जैसे हम कहते हैं अंग्रेजी में एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, उनके जीविका ही के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्योंकि पैसे नहीं मिलेंगे अब करने के लिए। ये जो भी करते हैं उसके लिए पैसे चाहिए। चीन देखो चरमरा रहा है, जॉर्ज सोरोस का जो यूएस एड से पैसा आता था वो सब बंद कर दिया है। ठीक है, लेकिन गहरे राज्य को ये पसंद नहीं है कि आप अपनी चलाओ। हाँ, उसको आप पे भरोसा है, क्योंकि आप कहते हो कि मैं ये पूरा वैश्विक व्यवस्था बदलना नहीं चाहता, लेकिन उसमें आज के तारीख के मुताबिक जो शक्तियां हैं उसके मुताबिक बदलाव आना चाहिए।
स्ट्रक्चर वही रहेगा, लेकिन बदलाव आना चाहिए। मिसाल के तौर पे कि आईएमएफ में जो वोटिंग राइट्स होता है, उसमें जो ज्यादा शक्तिशाली होता है, ज्यादा पैसे हैं उसके पास, उसका वोटिंग के यानी एक वो आपका एक देश का एक वोट नहीं होता है, वो परसेंटेज के मुताबिक बांटा जाता है। तो मैं वोट डालता हूं तो हमारे देश का X% आता है। आज की तारीख में आप चौथे इकोनॉमी में हो नंबर, लेकिन यूके जिसको पीछे छोड़ दिया आपने, उसका वोटिंग परसेंटेज आपसे ज्यादा है। तो इस तरह से आप कह रहे हो कि ये सारे इंस्टीट्यूशंस में आज का वातावरण कैसा है, वैश्विक राजनीति वातावरण कैसा है, उसके मुताबिक चलना चाहिए। तो ये नए उभरती वैश्विक व्यवस्था, अभी ये पृष्ठभूमि है। आप समझ लीजिए क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है कि भाई जो वैश्विक आपके उत्तरी देश थे, ग्लोबल नॉर्थ, उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। यूएस का भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा, चीन चरमरा गया है। उधर जो गहरे राज ने, उनका जो राउंड टेबल था जिसपे जॉर्ज सोरोस वामपंथी अपना चीन और कट्टरपंथी इस्लाम के साथ सारा कुछ स्यापा करते थे, उनको वो निकाल रहे हैं। उनके जीविका का प्रश्न है। और आप खड़े हो कि भाई हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, स्वायत्तता के ऊपर रणनीतिक स्वायत्तता के साथ खड़े हैं आप, और आप वैश्विक दक्षिण, ग्लोबल साउथ के आवाज हैं, वो सब आपके साथ है। क्योंकि कोविड में जिस तरह से आपने मदद किया था, और उसके बाद भी हमारे जितने कंपनियां वहां गई हैं और उनके इकोनॉमी को किस तरह से बढ़ावा मिला है, चीन और ये ग्लोबल नॉर्थ के कंपनियों के बनिस्बत आप पे भरोसा करते हैं। और आप खड़े हो कि आप इनको लूटने नहीं दोगे। तो ये दुविधा है जो गहरे राज्य के पास है कि मैं करूं तो क्या करूं। तो इसीलिए अब किस तरह की व्यवस्था आ रही है, आएगी, उसके ऊपर थोड़ा मैं अपना व्याख्या रखूंगा। पहले भारत को कहते थे कि ये जो वैश्विक व्यवस्था बदल रही है उसके आप फाउंडेशन धरा होंगे। ये बदल गया है। जिस तरह से युद्ध सब तरफ छिड़े हैं, और खास करके ऑप सिंदूर के बाद जिस तरह से भारतीय सेना ने जवाब दिया पाकिस्तानियों को, उसमें वो कहते हैं 3 देशों के साथ लड़ रहे थे आप। टर्की भी था वहां पे, उसके हथियार भी थे, लोग भी थे, पाकिस्तानी तो थे ही थे, चीन के लोग भी थे, और चीन उसको ऊपर सैटेलाइट से सब कुछ दे रहा था। उसके बावजूद घुटने टिक गए उसके। अब लोगों का कहना है कि भारत केंद्र होगा, हब होगा, ये नए वैश्विक व्यवस्था जो बनेगा। और जो हम मल्टीपोलैरिटी की बात कर रहे हैं वही आएगा आगे। यूएस भी समझ रहा है उसके पास कोई ताकत नहीं है। अगर इंडो पैसिफिक में वो चीन के सामने खड़ा होना है, भारत के बिना वो खड़ा नहीं हो सकता। और ये समझ चुका है कि भारत चीन को बगैर किसी के मदद से संभाल सकता है, लेकिन बाकी देश चीन के सामने खड़े नहीं हो सकते अगर भारत उनके साथ नहीं है। ओके। आप उधर यूरोप को देख लीजिए। उनकी देशों को समझ में आ रहा है कि आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वो आपके पास आ रहे हैं। ठीक है ना। तो हमें पहले ये समझ लेना चाहिए, ये वैश्विक व्यवस्था जो बदल रही है उसके
हमें यह पहले समझ जाना चाहिए कि हम उभर रहे हैं, उभरे नहीं हैं। हमें ताकत मिलता है किस चीज से? बाकी जितने भी ये देश उभर के आए हैं दूसरे विश्व महायुद्ध के बाद, चाहे पश्चिमी यूरोप हो लो, चाहे जापान ले लो, साउथ कोरिया ले लो, चाइना ले लो, इनको सबको मदद मिला है, पैसों से निवेश हुआ है, पैसों का निवेश हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, कंपनियां खड़ा करने के लिए, और जिसको हम कहते हैं पीस डिविडेंड। उनके इलाके में शांति रही थी, तब ये उभर के आए हैं। इसीलिए उन देशों को पकड़ के रखने के लिए इनके पास चाबी है कि पैसे बंद कर दूंगा, ये बंद कर दूंगा। चीन के साथ इन्होंने ट्रेड वॉर शुरू कर दिया तो उसकी इकोनॉमी चरमराने लगी। आप इनमें से किसी बॉक्स को टिक नहीं करते, आपके ऊपर बीच बीच में सैंक्शंस लगे हैं, आपको कोई इतना निवेश नहीं दिया है, आपका कहीं पीस डिविडेंड नहीं है। आंतरिक और बाह्य युद्ध तो होता रहा है, आपका चलता रहा है। इसके बावजूद भारतीयों ने ये दिखा दिया है कि इसके बावजूद हम उभर के दिखा देंगे। जब इस तरह से देश उभर के आता है तो बाहरी ताकतें डरती हैं उससे, क्योंकि आप रोको तो रोको कैसे? ठीक है। दूसरी बात, एक अंग्रेजी अर्थशास्त्री वैज्ञानिक रहे हैं अभी भी, उम्र काफी हो गई है, मार्टिन स्टॉपफोर्ड। 2009 में उन्होंने एक किताब लिखी थी, समुद्री अर्थशास्त्र, मैरीटाइम इकोनॉमिक्स। उसमें उन्होंने जो अ, समुद्री अर्थ मैरीटाइम इकोनॉमिक्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व आकर्षण केंद्र, उसके ऊपर ध्यान दिया था। और जो स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल थे, जहां जहां से मिले थे, उसको प्लॉट करके उन्होंने ये कहा कि समय के मुताबिक ये जो गुरुत्व आकर्षण केंद्र है समुद्री अर्थशास्त्र का, ये पश्चिम की ओर बहाव लेके जाता है। उसे वो वेस्ट लाइन कहते हैं, पश्चिम, वेस्ट लाइन। तो प्राचीन काल से उन्होंने देखा कि पहले जब हम समृद्ध थे तो भारतीय महासागर में यह केंद्रित था, इसका गुरुत्व आकर्षण केंद्र। फिर वहां से पश्चिम की ओर भूमध्य सागर की ओर गया, वहां से निकल के अटलांटिक नहीं तो अंध महासागर की तरफ गया। ये अंध महासागर में काफी सदियों तक रहा। 20वीं शताब्दी के सदी के अंत में ये प्रशांत महासागर की तरफ आ गए। उस वक्त उभर के कौन आए थे? जापान आ गया था, साउथ कोरिया आ गया था, चीन आ गए थे, आसियान के कुछ देश थे जो उभर के आए थे, सिंगापुर भी उभर के आ गया था। अब उनका मानना है कि अब ये दोबारा पश्चिम की ओर आ रहा है और वापस भारतीय महासागर पे आ गया है। और भारतीय महासागर में मतलब वापस भारत की ओर आ गया, पूरा सर्कल मार के वापस आ गया है। अब इसमें ये जो वातावरण अभी है देश के अंदर, ये उनका अभिप्राय है कि भारत में
उनके अनुकूल सरकार रहे, ताकि वो महामंदी से बच सके, उसके चक्रव्यूह से निकल आए, और साथ साथ भारत को उभरने ना दे, कि वो उनके लिए चैलेंजर बन के ना आ जाए। और ये जो राज्य हैं वहां पे, और जो गहरा राज्य है, जो शक्तियां हैं, ये कोशिश कर रही हैं। और इसी बहती गंगा में जॉर्ज सोरोस के जो लोग हैं, वामपंथी जो हैं, चीन जो हैं, आपके कट्टरपंथी इस्लाम है, वो अपना हाथ धो रहे हैं भारत में। उसकी कोशिश जारी है। आप देख लीजिए, जो पश्चिमी मीडिया में कितने भारत विरोधी प्रचार आते हैं, ठीक है, लेकिन इन सब में अभी आपको भू अर्थशास्त्र का अवसर ही नहीं, महाअवसर मिला है। क्यों कह रहा हूं कि महाअवसर मिला है? सबसे पहले आ गया है मिस्टर ट्रंप। उसको मैं ग्रेट डिसरप्टर कहता हूं। ये लेके आ गया है अपना प्रशुल्क और व्यापार समझौते का अस्त्रीकरण किया है, यानी टैरिफ और ट्रेड वॉर को वेपनाइज किया है। और ये बहुत अमेरिका को भारी पड़ रहा है। उसका जो मागा पे दबाव जो है वो महंगा पड़ रहा है। क्यों? 40 साल से उत्पादन आपने आउटसोर्स कर दिया था चीन को। आपके लोगों को कोई ट्रेन नहीं करता कि फैक्ट्री को कैसे चलाते हैं, फ्लोर को कैसे चलाना है, कौन सी मशीनें होती हैं, कैसे आएगा, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन कैसे चलेगा इनका, कहां से क्या सामग्री लेके आओगे, पदार्थ किधर से किधर आएगा, वो कुछ सिखाया नहीं। और अब भाई आपके जो लेबर लॉस हैं वो इतने तीखे हैं कि यूएसए में अगर कोई पदार्थ बनाए तो बहुत महंगा पड़ता है। उदाहरण के तौर पे आईफोन 16 प्रो अगर यूएस में खरीदेंगे तो वो आपको 3500, तकरीबन 3000 या $3500 का पड़ता है। जो भारत में बन के यूएस जाता है उसका सेलिंग प्राइस 1020-30 डॉलर होता है। इतना अंतर है। ये उसके समझ में नहीं आ रहा। जब उसने बोला, टिम कुक ने, कि एप्पल का अब अगले साल से जो कुछ भी यूएस में जाएगा भारत में बन के जाएगा। उसने बोला मैं 25% प्रशुल्क लगाऊंगा, टैरिफ लगाऊंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 25% भी लगा लो आप $1030 पे, तब भी $3000 से सस्ता पड़ता है। और वहां पे लेबर नहीं है। इसका उदाहरण देता हूं। मेरा एक जानकार है जिनको मैं जानता हूं, वो भी काफी बड़े बिजनेसमैन है। उनका बेटा यूएस में है, यूएस गया, वहां से आईफोन लिया था, ये हिंदुस्तान आया। भारत में उसके कुछ एप्स ठीक से चल नहीं रहे थे, जो प्री लोडेड थे, कहीं से डाउनलोड नहीं किया था, प्री लोडेड थे। सर्विस सेंटर लेके गया, वहां पे उनको बता दिया गया कि भाई साहब ये तो जो बनाया था, अपलोड किया था, वहीं पे गलती हो गई है, इसको हम रिपेयर नहीं कर सकते। जो भी चीज दाम में, कचरे के दाम में बेचा, भारत में खरीदा, भारत में खरीद के अब यूएस लेके गया है, फर्स्ट क्लास चलता। यूएस मतलब कि यूएस में जो बनाया है वो ठीक से चलता नहीं है, और भारत में जो बना है वो ठीक से चल रहा है।
मागा अगर लेके आना था तो पहला कदम है, आपने अपने पास जैसे आईटीआई हैं, आईआईटी नहीं आईटीआई, जो सिखाते हैं लोगों को फ्लोर कैसे चलाना, सारे चीजें जो वहां पे फैक्ट्री फ्लोर में लोगों को जरूरत पड़ती है वो सारा कुछ सिखाते हैं यहीं पे। उनके इंस्टीट्यूट सिखाते नहीं है। बोइंग निकल के आना चाहता है क्योंकि उसका कॉम्पिटिटर है एयरबस। आपने सब तरफ तो प्रशुल्क लगा दिया है। अब बोइंग जहाज बनाएगा तो वो तो एयरबस से महंगा हो जाएगा, कौन खरीदेगा? वैसे ही उसका रेपुटेशन काफी खराब हो रहा है, और अपने एयर इंडिया का प्लेन क्रैश के बाद तो और भी रेपुटेशन खराब हो गया है बोइंग का। अब पैसे बढ़ गए तो कौन खरीदेगा? तो कहने का तात्पर्य ये है कि ट्रंप जल्दबाजी में है। उसने फाउंडेशन नहीं बनाया। जो 10 साल हमारी मोदी जी की सरकार ने फाउंडेशन बनाया था, उसने फाउंडेशन नहीं बनाया। अब मागा मागा करोगे तो कौन बनाएगा आपका? आपको अच्छा इनोवेटर मिल जाएगा, साइंटिस्ट मिल जाएगा, डिजाइन बना के दे देगा। ऊपर लेवल का मैनेजर आपको मिल जाएगा जो एमबीए शमबीए करके आ जाएगा। लेकिन ये लोग तो फ्लोर नहीं चलाते ना। वो लोअर लेवल के बंदे कहाँ से मिलेंगे आपको चलाने के लिए, फ्लोर चलाने के लिए, सारा मैनेज करने के लिए? तो यही कारण है कि कई अमेरिकी कंपनियां जो हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो देश छोड़ने का विचार कर रहे हैं और भारत की ओर देख रहे हैं। बोइंग खुद भारत की ओर देख रहा है क्योंकि उसका पूरा जो लॉजिस्टिक प्लानिंग है मूवमेंट का, प्लस जैसे भी बोइंग ले लो, बोइंग के सारे पदार्थ यूएस में नहीं बनते, भारत से भी कई चीजें जाती हैं। तो उनका मैनेज, बोइंग जो सियाटल में है वो लीड इंटीग्रेटर है जिसको बोलते हैं, सब एक साथ समेटता है वहां पे और जहाज तैयार करता है। तो उसका लॉजिस्टिक मूवमेंट भी, किस तरह से कहाँ जाना, कैसे जाना, उसका कोऑर्डिनेशन करना, कंट्रोल करना, मैनेज करना, प्लस बनने के बाद किस तरह से जहाज कहाँ जाना, कैसे जाना, उसका मैनेज करना भारत से तो होता है। पूरा सॉफ्टवेयर, एआई एम्बेडेड सॉफ्टवेयर और उसका मैनेजमेंट भारत से होता है। तो ये सोच में है कि भाई मैं वहां बैठ के क्या करूं, मैं यहीं आ जाता हूं। amazon इतने बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किया है, इस टैरिफ वॉर से वो निकल के आ रहा है, कहता है मैं यूएई आ जाता हूं क्योंकि ये देशों ने तो ये प्रशुल्क वगैरह लगाया नहीं है। माल सस्ता पड़ेगा मेरे को यहां से चाहे यूएस मेरे को 20 25 30% प्रशुल्क लगा दे यहां से माल जाने में, फिर भी सस्ता पड़ेगा। तो वो खुद यूएई आना चाहता है। यूरोपीय जो मल्टीनेशनल्स हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वहां की सिक्योरिटी हालात बहुत खराब हो रही है। उनके वैसे ही पॉपुलेशन कम होते जा रहा है, डेमोग्राफी का चैलेंज है उनके पास, लोग नहीं मिल रहे हैं। वो खुद सोच रहे हैं कि यार हम भारत आ जाते हैं या कहीं और किसी और देश में चले जाते हैं। उन्होंने 3 4 5 देश चुने हैं मुख्य तौर पर, भारत, वियतनाम, मेक्सिको, फिलीपींस की तरफ देख रहे हैं और इंडोनेशिया की तरफ देख रहे हैं। जैसे इनका जो यूएस का सबसे बड़ा और बहुत पुराना एग्रीकल्चरल कंपनी है जॉन डियर, इसके तो ट्रैक्टर भी अपने इंडिया में बनते हैं, जो इंडिया में चलते हैं, वो बहुत पुराना है। ट्रैक्टर ही नहीं, सारे एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट सब बनाता है वो। उसने तो दुकान बंद कर दी, वो तो मेक्सिको चला गया, सुना भी नहीं ट्रंप की बात। ये हमें मौका मिल रहा है। चीन में आर्थिक मंदी है और वहां पे कई ये यूएस के और यूरोपीय देशों के कंपनियां हैं वहां पे। उसने जिस तरह से नीति और नियम लगाए हैं टेक्नोलॉजी शेयरिंग के ऊपर, पैसों के ऊपर, आप निकाल नहीं सकते निवेश को इतने आसानी से। तो वो भी अभी वहां से अपने कंपनियां बंद करके लाना चाहते हैं। फॉक्सकॉन ने तो बंद कर दिया।
वो दबाव लगाया, कहता हम जो 300 उनके ट्रेंड स्टाफ थे, स्किल्ड स्टाफ चीनी थे, कहता हम देने नहीं, जाने नहीं देंगे। वो सोचा इस दबाव से फॉक्सकॉन वापस आ जाएगा, उसका विपरीत हो गया। 500 लोग भारत से ले लिए उसने। वो कह रहा है अभी कि हम इक्विपमेंट आने में आनाकानी कर रहा है, जो फॉक्सकॉन का इक्विपमेंट है वहां पे, चीनियों का भी नहीं है, फॉक्सकॉन कंपनी का है। फॉक्सकॉन डिजाइन दे रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे अपने कंपनियों से बनवाने की तैयारी कर रहा है, भारतीय कंपनियों से भी। ठीक है, भारतीय मूल कंपनी हमें बना के दे देंगे, स्किल यहाँ पे है। तो आज मेरा कहने का तात्पर्य है कि वैश्विक राजनीति ले लो, रणनीति ले लो, अर्थशास्त्र ले लो, सब भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं। क्योंकि जो ग्लोबल साउथ है, वैश्विक दक्षिणी देश है, भारत को मिला के यूएन के 193 देशों में से 150 देश हैं। उसमें से जब वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का मीटिंग हमने किया था, 125 अटेंड किए थे और 2 ऑनलाइन अटेंड किए थे, 147 आपको मिला के 128। बहुत मायने रखता है यूएन में जब वोटिंग वगैरह आता है। तो इसी कारण अभी आपके पास वो क्यों आकर्षित हो रहे हैं ग्लोबल नॉर्थ की कंपनियां, वो इसलिए है कि आंतरिक खपत अपनी तकरीबन 64% है ऑफ हमारे जीडीपी का। चीन केवल निर्यात करता था। तो ये जो हम कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं, मेक इन इंडिया फॉर इंडिया एंड एक्सपोर्ट, कि भाई आप भारत में बनाइए, भारत के आंतरिक खपत के लिए, और जहां भी आप निर्यात करना चाहते हैं वो तो खड़े हैं यार, कि अगर कहीं निर्यात मेरा कम हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, खपत तो 60% से ऊपर, 64%, और ये आ जाएगा तो आपके तकरीबन 65 नहीं तो 70% खपत हो जाएगी आपकी। ये मार्केट है जो उनको खींच रहा है कि हम यहां पे आ जाए। ठीक है, तो इसमें मेरा कहना है कि ये जो मौका हमें मिलता है, देश को सदियों में एक बार कहीं मौका मिलता है, ये हमें गंवाना नहीं चाहिए। कैसे? ये जो प्रशुल्क है, व्यापार का समझौता है, ट्रेड डील है, जो फ्री ट्रेड डील, मुक्त व्यापार समझौता, वो जिसको मैं एक्चुअली भिखारी का कटोरा बोलता हूं, क्योंकि वो आपके मार्केट में आना चाहते हैं, इसलिए आपसे भीख मांग रहे हैं कि ये कर लो कि मैं आ सकूं। ये अपनी जगह है। हमें क्या करना चाहिए? जैसे मैंने कहा, ये जितने भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जहां कहीं से हैं, यूएस से हैं, यूरोप के हैं, यूरोप की कंपनियां जो चीन में बैठे हैं, उनमें से जितना आप खींच सकते हो खींच लो। हमारे जो कंपनियां हैं उनके साथ जॉइंट वेंचर कर लो। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं, यूक्रेन को मदद करना है, लेकिन यूरोपीय देशों में रक्षा उद्योग बिल्कुल खत्म के माफिक है, क्योंकि जब सोवियत यूनियन टूटा उन्होंने दुकान बंद कर दी। अब जब वो इतना आसान भी नहीं है जैसे ट्रंप बोलता है कि दोबारा शुरू कर दो। हाँ हाँ, मैक्रों कहता है फ्रांस में मैं अपने कार की फैक्ट्री को बदलता हूं। अब कोई स्विच थोड़ी है कि जो कार बना रहा है अब रक्षा उद्योग में सामान बना देगा। उसके लिए आपको स्किल चाहिए, उस तरह का स्किल चाहिए कि वो बना सके, वो नहीं है। तो जो पहला डील जेवी का हो चुका है अनिल अंबानी जी के कंपनी के साथ, जर्मन का राइन मेटल, रत्नागिरी में 1000 एकड़ जमीन में
वो आर्टिलरी के 155 आर्टिलरी के शेल्स बनाने वाले कह रहे जब तैयार हो जाएगा साल का 2 लाख शेल बनेगा, 1 लाख भारत के लिए, 1 लाख वो अपने लिए लेके जाएगा। ये हालत है उनकी। आज जब वो सुनने में आता है नेटो हमको धमकी दे रहा है, नेटो क्या है यूएस के बगैर? किसी के पास कुछ नहीं है। मजाक है उनके पास। अगर वो कहते हैं जैसे अपना ब्रिटेन कहता है मेरे पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, एयरक्राफ्ट कैरियर अकेला नहीं आता है, उसके साथ जंगी जहाजें आते हैं, उनके पास है ही नहीं। उन्होंने तो इतने फौज को काट दिया है, अपना कख नहीं है उनके पास। तो कहां से लड़ोगे? क्या धमकी दे रहे हो? गीदड़ धमकी दे रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें इनके साथ साथ वॉल स्ट्रीट और हेज फंड वालों को भी लेके आ जाना चाहिए निवेश के लिए। लेकिन अर्थव्यवस्था के नियम और कानून को सख्त करना है ताकि ये मार्केट खेल के भागने की वो करेंगे, वो ना कर सके, आपके मार्केट को खेल के ना जा। ठीक है, ये करेंगे तो ये जो हम आत्मनिर्भरता के बारे में बात करते हैं मोदी जी, वो मजबूत होने लगेगा। जब ये सब कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि केवल उच्च प्रौद्योगिकी के बारे में ना सोचें, हाई टेक्नोलॉजी, हाँ उसके बारे में सोचें, क्योंकि फ्यूचर के लिए, आगे के लिए आपको नए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन निम्न और मध्यम टेक्नोलॉजी जो है उसको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। सबसे ज्यादा खपत संसार में निम्न और मध्य टेक्नोलॉजी के सामान होते हैं, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। तो अगर ये हमें करना है, हमें क्या करना चाहिए? आंतरिक और बाह्य सुरक्षा में छूट नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था गहरा राज्य चाहता है कि उनके नीचे दबा हुआ सरकार हो, और जो जॉर्ज सोरोस के लोग हैं उन वो चाहते हैं कि उनके मानने वाला सरकार हो यहाँ पे, वो आपको तोड़ना चाहते हैं अंदर से बाहर से। तो आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को आप छोड़ नहीं सकते, ये प्रथम है। दूसरा, 70 साल से हम वामपंथी नीतियों और नियमों का पालन कर रहे हैं। अगर हमने सोच बदलना है अर्थव्यवस्था में तो इन नीतियों को बदलना होगा। तो इसमें आप जैसे बिजनेसमैन जितने हैं, आप ही ये काम कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये वामपंथी नीतियां क्या हैं जो आपको रोक के रखते हैं। किसको बदलना है, किसको निकालना है, क्या नया लेके आना है। कमिटी बनाइए, विचार करिए इसको और गवर्नमेंट को भेज दीजिए। क्योंकि हमारे गवर्नमेंट में, हाँ नीति आयोग तो बनाया है जिसमें स्पेशलिस्ट आए हैं, लेकिन माफ करना जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो जनरलिस्ट हैं, उनको इसके बारे में ज्ञान उतना नहीं होगा। जो हमारे बिजनेसमैन के पास ज्ञान है वो उनके पास नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि अपने बिजनेसमैन कमिटी बनाएं और इस चीज के ऊपर गवर्नमेंट को के ऊपर दबाव डालें। फिक्की हो गया, सीआईआई हो गया, सब अपने प्रांतों का जो हो गया, ये आप दबाव डालिए, बोलिए ये बदलिए, और हमें फिर देखिए, फिर आपके पास कोई रोक टोक नहीं होगा आगे बढ़ने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, ऊर्जा, पानी, ये सब उपलब्ध कराना है। आपका सागरमाला प्रोजेक्ट है,
वो बहुत अहम है इसमें, क्योंकि जो भी आप बिजनेस हर जगह बनाओगे उसको निकल के जाने के लिए कहीं तो रास्ता चाहिए, खपत के लिए, निर्यात के लिए और खपत के लिए भी, क्योंकि अंदर से उसका जो सामान वगैरह है वो खपत करके आ रहा है। ठीक है। इसी में आपके वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बहुत काम करेंगे। 2 कॉरिडोर बना रखे रक्षा उद्योग के लिए। तो ये सारों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जरूरत है, ऊर्जा की बहुत जरूरत है। लेकिन मेरे हिसाब से बड़े शहरों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। या ठीक है, वहां पे भी आपको देखना है ऑफिस वगैरह के लिए, छोटे शहर कस्बों में जाइए, कंपनियों को वहां फैलाना चाहिए। तो क्या होगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहां जाएगा, तो उनके वे ऑफ लाइफ भी बेहतर हो जाएगा। ठीक है। और देश के मैक्सिमम जनपदों में कुछ ना कुछ बनाइए। मैं ये नहीं कहता कि पूरी फैक्ट्री वहीं होनी चाहिए। कोई भी एक फैक्ट्री होता है, उसके एंसिलरीज भी होते हैं, एंसिलरीज बना दीजिए, फैक्ट्री कहीं और हो जाएगा। इससे क्या होता है, जो आय का असमानता होता है वो घट जाता है। आय का असमानता कभी निकलेगा नहीं, लेकिन जैसे नॉर्मल बेल कर्व होता है उल्टा यू, तो ऊपर का यू चपटा हो जाएगा बर्तन के माफिक। तो मिडिल इनकम ग्रुप काफी बड़ा हो जाएगा। उसके बावजूद जो इसको हम बोलते हैं बहुत अमीर है, वेरी हाई नेट इनकम वाले लोग जो हैं, हाई नहीं, वेरी हाई नेट इनकम, और जो बहुत गरीब है, वो तो रहेंगे। और जो भी हम वेलफेयर करते हैं उसमें ये कास्ट वगैरह ये सब कुछ नहीं देखना चाहिए। सीधे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको जाए। हम काफी रोते हैं कि भारत के विरोधी प्रचार होता है, तो हम उसके बारे में ही क्यों सोचें, उसको काउंटर करने में ही क्यों लगे। अपनी गाथा हम खुद बनाएंगे, उसका वर्णन करेंगे, और जो सूचांतक बनाते हैं, जो इंडिसेस वगैरह होते हैं, हम अपना बनाना शुरू करें। इसमें एक कदम ले लिया है सरकार ने, जो आपके क्रेडिट रेटिंग सूचांक हैं, जो बाहर के करते हैं आपके क्रेडिट रेटिंग वगैरह, मैकिन्सी, प्राइस वाटर कूपर हाउस और एक दो ऐसे हैं जो ऑडिट भी करते हैं, इन सबको बोला है आप करिए। हमारे देश में इतने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो कहते हैं आप बनाइए कंपनी, आप करिए ऑडिटिंग भी, आप करिए प्रोजेक्ट की ऑडिटिंग भी, आप करिए। हमें बाहर वाले लोगों को बुला के क्यों ऑडिट करना है किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, डीपीआर के लिए? हमें क्या कमी है, हम खुद ही करेंगे। और जो ये क्रेडिट रेटिंग सूचांक है वो हम खुद बनाएंगे अपने कंपनियों का, बाहर के उनका क्यों सोचें। तो ये एक अच्छा पहल है जो हमने अभी शुरू कर दिया है। ठीक है। तो ये अंत में कहूंगा कि आपका, हमारा और भारत का समय है। ठीक है, चुनौतियां जरूर आएंगी, उनसे डरना नहीं है। चुनौतियों के बीच में मौका जरूर होता है। जैसे मैंने दिखाया, चुनौतियां हैं लेकिन मौका तो ट्रंप ने दे रखा है आपको। जो टैरिफ वॉर वगैरह किया है उससे आपको मौका मिल रहा है। जो उथल पुथल इनका यूरोप में हो रहा है कट्टरपंथी इस्लाम के साथ, वो आपको मौका दे रहा है, आपको आर्थिक अवसर दे रहा है कि वो कंपनियां आ जाएं आपके पास। ठीक है। तो ये एक परीक्षा है, मेरा मानना है। और जिंदगी में मैंने हर बार यही देखा है कि जो भी चैलेंज आया उसको एक परीक्षा लीजिए और उसको क्लियर करें। स्कूल में भी हम रहते हैं, कॉलेज में भी रहते हैं, एक क्लास से दूसरे क्लास जाना हो, आपको परीक्षा दिया जाता है, आपको परीक्षा देना होता है। वो पास नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं जाएंगे।
ये आप ले लीजिए हमारा परीक्षा है और इसमें हमने विजयी होना है। तब क्या होगा? भारत सुदृढ़, सक्षम, समृद्ध, संरक्षक और चिरंजीवी रहेगा। ये भारत चिरंजीवी क्यों रहेगा? क्यों हम वो पुराने भारत की तरफ जा रहे हैं। अभी तक ये लोग जो ग्लोबल नॉर्थ वाले थे, ये रोमन सिस्टम फॉलो करते थे। चीन भी तकरीबन वही फॉलो करता था। जैसे अंग्रेजी में कहावत था, ऑल रोड्स लीड्स टू रोम। मतलब आपको मैं दबा के रखूंगा, सारा पैसा अर्थव्यवस्था मेरे लिए, जो चिल्लर में आपको दे दूं उससे आप खुश रहिए। चीन का बीआरआई भी यही है कि वहां से सब लूट के मैं आप अपने पास रखूंगा, जो चिल्लर आपको दे दूंगा आप खुश रहिए। हमारी सोच अलग है। वसुधैव कुटुंबकम। हम संसार को एक फैमिली की तरह देखते हैं और यही विचार के साथ आप वैश्विक दक्षिण देशों के साथ खड़े हैं। वो खुश हैं। ये आपने ऑल्टरनेट अपने लिए बना रखा है कि अगर ग्लोबल नॉर्थ आपके साथ नहीं आया तो आप ग्लोबल साउथ के साथ अपने महामंदी को, ग्लोबल साउथ और अपने महामंदी को रोक लेंगे, काफी हद तक रोक लेंगे। ये ग्लोबल नॉर्थ आज नहीं कर सकता। जब भी मैं कह रहा हूं ये आपका मौका है। दे नीड यू मोर देन यू नीड देम। तो ग्लोबल साउथ के पास हमारा एक हिंदी का पुराने पिक्चर का दो लफ्ज है पोएम का, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। और हम कहते हैं कि ये थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, मिल बांट के साथ कर लेंगे। कि थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, ये जिंदगी यहां फिर भी खूबसूरत है। साथ चलेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। इसमें मैं अपने बिजनेसमैन को कहता हूं कि ये जो वामपंथी पॉलिसीज हैं, दोबारा अंडरलाइन करता हूं, वामपंथी पॉलिसीज पे ध्यान दीजिए। जिसको बदलना है, जिसको निकालना है, कौन से नए नीतियों और नियमों को लाना है, ये बनाइए और गवर्नमेंट को दीजिए। इतना ही कहना था कि ये हमारा मौका है और अगर हमने इसको पकड़ लिया तो हमारे ये मौका हमने अपने वंशजों को समर्पित करना है। क्योंकि हम अपना फाउंडेशन सेट करके देंगे कि आगे चल के हमारे वंशज जो हैं वो जिस तरह से मुश्किलों की दौर से हम गुजरे हैं वो नहीं गुजरेंगे। कहते हैं ना, आम का पेड़ जो बीज जो बोता है वो अपने वंशजों के लिए आम छोड़ के जाता है। उसी तरह से ये सोच लीजिए, हम आम के पेड़ का बीज बो रहे हैं, बीजों को बो रहे हैं, ताकि हमारे वंशज जो हैं इस फल को सदियों तक खाते रहे। जय भारत। पिछले दुनिया किस तरह से बदल रही है और उस बदलती हुई दुनिया में एक देश के रूप में हम कहाँ खड़े हैं, अवसर हमारे द्वार पर है और किस तरह हमें उस अवसर का लाभ लेना है, इस बारे में नारायणन साहब को सुन रहे थे। अब मैं अध्यक्ष एक समेकित अध्यक्षीय
अद्भुत। देखिए, मैं जनरल साहब को बहुत दिनों से सुनता आ रहा हूं। इनकी जो एक एक बात है, जितने बिंदु इन्होंने हमको दिए, अब उसके अंदर वो एक एक अपने आप के अंदर पूरा पुराण है। उसको अगर खोलना शुरू करें तो अपने आप में एक एक बहुत बड़ा अध्याय है। बहुत सी बातें इन्होंने बताई हमको। सर्वप्रथम इन्होंने हमारे सिंदूर का जो कार्यक्रम हुआ उसमें उन्होंने कहा कि हमको तीन शक्तियों का सामना करना पड़ा। तीन शक्तियों का तो हमने सामना किया ही, लेकिन साथ में हमने एक चौथी बड़ी महाशक्ति की टांग भी खींच ली। डोंट फॉरगेट नूर खां बेस। और वो F-16 धरे रह गए, और वो जहां पर थे वो रडार भी धरे रह गए। तो यह बात भी इंडिकेट करती है कि हमने कहां तक चोट की। खैर, दूसरों को क्या नुकसान हुआ या क्या नहीं हुआ, जो हम पर आक्रमण कर रहे थे, हमने उसको अच्छी तरह से उसका सामना किया, बचा लिया और उसका पूरा प्रत्युत्तर दिया। लेकिन उस प्रत्युत्तर देने के अंदर एक विशेषता थी। पहले दिन हमने जो उनके टेररिस्ट कैंप थे उनको स्ट्राइक किया 9 जगह, लेकिन उसकी खास विशेषता थी कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी। मतलब कि भारतवर्ष की टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई कि हम वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी ला सके। उन्होंने हड़बड़ा करके हमारे ऊपर ड्रोन भेजे, मिसाइल फेंके और कुछ भी किया। हमने उसके दूसरे दिन उसका पूरा प्रत्युत्तर दिया, और अच्छी तरह से दिया। और उस प्रत्युत्तर देने के दौरान टर्की, चाइना और साथ में कुछ दूर तक अमेरिकन इक्विपमेंट्स की भी जो कमजोरी थी या उनके प्लानिंग की कमजोरी थी, वो एक्सपोज हो गई। खैर, इसने हमको आत्मविश्वास दिया, देश को एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास दिया कि अब कम वाट में कोई भी सामने आ जाए हम उसका सामना कर सकते हैं। और आज चीन भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और चीन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि अमेरिका को भी 2 दफे सोचना पड़ेगा अगर हमसे पंगा लेते हैं तो। यूरोप की तो बात ही छोड़ दीजिए। जनरल साहब ने यह बताया कि जगह जगह युद्ध लगे हुए हैं। आप तो जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया का चल रहा है इतना भयंकर। इधर इजराइल और वो जो वहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर जो देश हैं उनमें भी युद्ध लगा हुआ है। ईरान के साथ में भी युद्ध हो गया। लेकिन हमारे यहां इस दौरान पता नहीं क्या दुर्विसंधि के लिए पाकिस्तान ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, और उसने ये हमको एक अपॉर्चुनिटी दे दी इस एडवर्सिटी के अंदर कि हम अपनी क्षमता को प्रदर्शित कर सकें। इस प्रदर्शन से हमारे अंदर हमारी जो कैपेबिलिटी है उसके ऊपर सामने आई। उसमें हमने पुराने और नए दोनों अस्त्रों का जिस तरह से प्रयोग किया, वह हमारी क्षमता उभर करके आई और सारी दुनिया ने देखा। यद्यपि शुरू शुरू के अंदर प्रचार उन्होंने अधिक किया,
लेकिन धीरे धीरे सत्य तो सत्य होता है, वो तो भाई सामने आता है। जब दुनिया के सामने सत्य आने लगा तो दुनिया ने भी देखा और हमने भी देखा। और प्रचार प्रसार के मामले में हम लोग थोड़े कमजोर हैं भी। दूसरी बात उन्होंने कही कि हमारे सामने एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की बात जो आई। चाइना कमजोर हो रहा है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी चरमरा रही है, यूरोप की अर्थव्यवस्था भी चरमरा रही है, एक भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था उभर रही है। और यह एक हमको एक मौका देती है कि हम एक अपनी इकोनॉमी को, अपने अर्थतंत्र को काफी ऊपर उठा सके। भारतवर्ष एक समय सोने की चिड़िया था। उस समय उसकी अपनी संस्कृति थी और उस संस्कृति के अंदर अर्थशास्त्र भी उस संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। और हम जिस ढंग से कार्य करते थे उसमें हमारी अर्थनीति एक बहुत बड़ा योगदान देता था। आज के युग के अंदर हमको उस व्यापारिक या अर्थ नीति की या इकोनॉमिक्स की कल्चर को वापस नए सिरे से बनाना पड़ेगा। मोर और लेस मुझे जनरल साहब की ये बात समझ में बैठी कि हमको एक नई अर्थ संस्कृति को हमको बनाना पड़ेगा। उसमें चाहे हम जो लेफ्टिस्ट विचारधारा की कुछ कमजोरियां हमारे यहाँ आ गई हैं, या देश के जगह जगह कुछ रेडिकल एलिमेंट हमको परेशान कर रहे हैं, उनको कोई अर्थनीति से मतलब नहीं है और शायद वो विदेशों से प्रेरित हैं। हम चोट खाते रहे और उभरते रहे। ये ठीक है कि जब युद्ध की स्थिति होती है या जब विरोध की स्थिति होती है तो हम अपने अंदर से एक ऊर्जा और अंदर से लाते हैं उसको सामना करने के लिए, और वह हमारी आंतरिक शक्ति, वह भारतवर्ष को आगे बढ़ा रही है। उस आंतरिक शक्ति को हमको कमजोर नहीं होने देना है, हमको अपने आत्मविश्वास को डिगने नहीं देना है, अपनी क्षमताओं को हमको पूरा विकास करना है और उसमें जो बाधाएं हैं उसको हमको ओवरकम करने का है। जनरल साहब ने बहुत सी बातें बताई, मैं उसके डिटेल के अंदर एलोबरेशन करने में नहीं जाऊंगा। और हम इस विषय पर अलग अलग इसके जो एंगल, जो बिंदु जनरल साहब ने बताए, हम आगे भी जनरल साहब से उसकी चर्चा करने चाहेंगे कि हम इसको कैसे करें। इन्होंने एक बताया है दिशा, ये करना चाहिए, थ्योरी तो बता दी इन्होंने, लेकिन जनरल साहब खुद टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट आदमी हैं, तो इस काम की जो टेक्निक जो होनी चाहिए इस पर हम अलग अलग समय चर्चा करेंगे। मैं आज जो हमारा लेक्चर, जो इनका जो भाषण हुआ, उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और बहुत से लोग इनको सुनेंगे और इसके ऊपर रिएक्शन देंगे, और रिएक्शन देने के बाद में इसको जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं या जो युवा वर्ग है उनको हम इसको दिखाएंगे, सुनाएंगे और फिर वापस जनरल साहब के पास आएंगे कि अब आगे हमको और बताइए कि आप हमारे लिए इस कार्य को करने का तरीका क्या हो, इस पर भी हम विचार करें। यद्यपि हमारे यहां बहुत से चिंतक हैं, विचारक हैं, लेकिन एक बात है कि वो अलग अलग पथ बतलाते, सब राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, तो हमको एक रास्ता पकड़ना पड़ेगा।
और उस रास्ते को पकड़ने के लिए हमको आपके जैसे विद्वान चिंतक की, और जिनका माइंड एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर है, एक बहुत बड़ी बात लगी, जनरल साहब का विचार एकदम क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। तो बहुत कुछ हमको करने का है। भारतीय संस्कृति संसद और भारतीय विद्या मंदिर, यद्यपि हम प्राय सांस्कृतिक क्षेत्र के अंदर काम करते हैं, लेकिन ये भी तो हमारे जीवन का एक संस्कृति का अंग है। हम इस पर आगे भी चर्चा करते रहेंगे और पुनः पुनः आप लोगों के सामने आते रहेंगे। मैं जनरल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत आनंद आया, और अगर संभव हुआ तो मैं मद्रास जाकर के और जनरल साहब के साथ बैठूंगा और आगे भी उनसे बातें करने की एक प्लानिंग करके आपके सामने आऊंगा, और हम और अधिक लोगों को ऑडियंस के अंदर भी जोड़ेंगे। तो जूम के ऊपर या बहुत से लोग तो सुन ही रहे हैं और सुनेंगे भी, उनसे भी हम संपर्क करके और आगे हम उनसे क्या सुनना चाहते हैं वो जान करके जनरल साहब के सामने हम रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी धन्यवाद, आपने इतने धैर्य से सुना, और जनरल साहब को तो हम क्या धन्यवाद दें। थैंक यू। हम तो अभिभूत हैं उनके वक्तव्य से और उनके विचारों से। धन्यवाद।